वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ, 25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये यहाँ से 26 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हुई है। तो आपको क्या करना है, ये आपको मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा और आपको खुद से आंसर पढ़ना है और मैं उसका फिर आंसर बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको पूरा वीडियो देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन 26 देखिए, ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है क्योंकि इसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल है, ये एक स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है। तो इसमें आपको इफेक्टिव लेंथ दे रखी है, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको हम लास्ट में करेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम 27 क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो आपको बताना है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कौन सा टर्म्स चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथैल्पी। तो यहाँ पे देखिए हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में होता क्या है कि कोई भी एक सिस्टम है, वहाँ पे एक माइन्यूट डायमेंशन में गैस एक्सपांड होती है, मतलब छोटे से छिद्र से एक गैस एक्सपांड होती है। तो क्या है, यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा, वर्क डन ज़ीरो होगा, हीट भी ज़ीरो होगी और इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी होती है एच इजकल टू यू प्लस पी वी होती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम। चलिए यहाँ क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इन ए ऑटोमोबाइल कार वेयर इज़ द हुक्स जॉइंट यूज्ड। तो आपको बताना है कि ऑटोमोबाइल कार में हुक्स जॉइंट होता है, वो कहाँ यूज़ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिटवीन गियर बॉक्स एंड प्रोपेलर शाफ्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, ये प्रोपेलर शाफ्ट है और यहाँ पे जो कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, ये आपके हुक्स जॉइंट है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। चलिए हम समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट फेलर थ्योरी द डक्टाइल मटेरियल इज। तो आपको बताना है कि डक्टाइल मटेरियल में कौन सी थ्योरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी हैं, वो हम आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यूलर फार्मूला होता है वो होल्ड गुड ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम के लिए होता है, याद रखना। द रैंकाइन फार्मूला होता है वो होल्ड गुड फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम के लिए होता है। ओके, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, देखना कभी एग्जाम में। तो गेस्ट थ्योरी होती है वो डक्टाइल मेटेरियल के लिए होती है और रैंकाइन थ्योरी होती है वो ब्रिटल मेटेरियल के लिए होती है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक गैंट चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो गैंट चार्ट आपको किसकी इंफॉर्मेशन देता है, वो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोडक्शन शेड्यूल। तो गैंट चार्ट आपका प्रोडक्शन शेड्यूल बताता है, बी आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 1841 HSS मतलब हाई स्पीड स्टील, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम। तो हाई स्पीड स्टील में आपको क्रोमियम की परसेंट बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर 4%। अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए फिगर में हाई स्पीड स्टील दे रखा है, 1841 आपका कोड है, 18 है, 18 वो टंगस्टन है परसेंट एंड 4% है क्रोमियम एंड 1% है आपका वेनेडियम, जिसमें 0.7% होता है आपका कार्बन। तो चलिए यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड। तो आपको न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कंडीशन बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक आपने पढ़ा होगा आपने विस्कोसिटी में, टाउ इजकल टू म्यू डी अपॉन डी वाई। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये दोस्तों मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, जो भी डिप्लोमा वाले लोग हैं, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के दोनों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही उपयोगी चैनल है और आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा इसमें। मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ स्पेशल तरीके से बनाने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बहुत दिन से मैं चला रहा था, तो बहुत सारे क्वेश्चन बना चुका हूँ मैं, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बेविट इज़ ए अलॉय ऑफ। आपको बताना है बेविट जो है वो किसका अलॉय है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। इसमें क्या क्या कंटेंट है आप हम देख लेते हैं आगे। एक एंटीमनी है, कॉपर है और टिन है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अलॉय हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए इनवार है, इनवार का कंटेंट दे रखा है। फ्यूज़ वायर देखिए, कॉपर टिन लेड होता है।
बेबिट मेटल आपको मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था, वो होता है टिन बेस अलॉय होता है, जिसमें क्या है 88% टिन एंड 4% कॉपर एंड 8% एंटीमनी होता है। ड्यूरेल्यूमिन है वो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर होता है। तो इसके कुछ अलॉय हैं इंपॉर्टेंट। तो चलिए यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट ऑफ। सरफेस टेंशन की आपको यूनिट बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाई पर यूनिट लेंथ होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं सरफेस टेंशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ड्यू टू कोहेसिव फोर्स के कारण होती है सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन होती है फोर्स बाई लेंथ, और इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर होता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तब सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। और डायमेंशन देखिए इसकी m1 L0 T-2 होता है। ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल विल ऑलवेज हैव स्फेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। जो बूंदें गिरती हैं बारिश के ऊपर से वो गोल होती हैं, वो सरफेस टेंशन के कारण ही होती हैं। तो हमें एक पॉइंट और है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, कैपिलरी एक्शन ड्यू टू बोथ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोहेसिव कैपिलरी एक्शन होता है वो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों के कारण होता है। तो क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इफ टू मेटेलिक प्लेट ऑफ इक्वल थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 are put together face to face and a common plate is constructed, then the equivalent thermal conductivity of the plate will be। तो आपको बताना, जैसे आपकी एक कोई प्लेट है, अलग अलग प्लेट है दो, और थर्मल कंडक्टिविटी उनकी है K1 K2 और वो सेम साइज़ की हैं। तो आपको बताना है कि इनको एक ही प्लेट में निर्माण किया जाता है, बाद में इसको एक ही प्लेट में बदल दिया जाता है। तो इसकी इक्विवेलेंट आपको इक्विवेलेंट तापीय चालकता मतलब थर्मल कंडक्टिविटी आपको बतानी है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बी आंसर होगा लेकिन वहाँ पे प्लस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आपका हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन स्टार्ट व्हेन एयर इज कूल्ड एट कांस्टेंट। तो आपको बताना है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है, वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, तो एयर जो कूल्ड होती है वो किस पर होती है? तो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाई थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के द्वारा कोई भी एयर का टेम्परेचर मापा जाता है, उसको ही हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इफ ए क्लोज सिस्टम इज ए अंडरगोइंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो आपको बताना है क्लोज सिस्टम के अंदर जो एंट्रोपी होती है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसी होती है? तो इसका आंसर जो होगा वो कैन इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। मतलब कौन सी वेल्डिंग में कोई ऐसा इलेक्ट्रोड जो खर्च नहीं होता है, ठीक है, वो बताना है आपको कौन सी वेल्डिंग में नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका GTAW, मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसको हम TIG वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। और इनर्ट गैस वहाँ पे यूज़ होती हैं, वो होती हैं आपकी आर्गन और आपकी हीलियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट किस टाइप का लुब्रिकेंट होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, सॉलिड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, फ्रिक्शन एट द टूल चिप इंटरफेस कैन बी रिड्यूस बाई। टूल चिप इंटरफेस के घर्षण को द्वारा कम किया जाता है, घटाया जा सकता है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज द कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड को इंक्रीज करके हम टूल चिप इंटरफेस के घर्षण को, फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इन ए कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर एट। तो आपको बताना है कोई भी एक कैंटिलीवर बीम है, उसके जो फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका फिक्स एंड ऑफ द बीम, सी आंसर हो जाएगा। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो आप फिगर में देखिए, ये कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ एल है और पॉइंट लोड लगा रहा है आपका फ्री एंड पे।
तो आपको पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा आपका फिक्स एंड पे, जहाँ पे ए पॉइंट है आपका, ए दिख रहा है, वहीं पे होगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो चलिए यहाँ पे क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, फ्रांसीसी टरबाइन इज द बेस्ट सूटेड फॉर। तो फ्रांसिस टरबाइन आपको बतानी है। फ्रांसिस टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है, तो इसका आंसर होगा आपका मीडियम हेड एप्लीकेशन फ्रॉम 24 टू, कुछ छुप गया है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा मीडियम हेड एप्लीकेशन। मीडियम हेड के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको मैं कुछ स्पेशल वीडियो में करा दूंगा टरबाइन में। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम टरबाइन को ऑन द बेसिस ऑफ हेड पर देख सकते हैं। जैसे टरबाइन और हेड दे रखा है आपको। पेल्टन टरबाइन है वो एबव 250 मीटर हेड के लिए यूज़ करते हैं। फ्रांसीसी टरबाइन है वो 60 से लेकर 250 मीटर तक यूज़ करते हैं। कपलाइन टरबाइन है आपकी या प्रोपेलर टरबाइन है वो बिलो 60 मीटर 60 मीटर तक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेल्टन टरबाइन है वो हाई हेड के लिए, और फ्रांसीसी टरबाइन मीडियम हेड के लिए, और कपलाइन प्रोपेलर टरबाइन है वो आपकी लो हेड के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक ए वैक्यूम इन्वायरमेंट। तो वैक्यूम इन्वायरमेंट में आपकी कौन सी वेल्डिंग की जा सकती है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है, वो आपको वैक्यूम इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इन ए मिलिंग मशीन कटिंग टूल इज हेल्ड इन पोजिशन बाय। तो आपको बताना है कि मिलिंग मशीन है वो, मिलिंग कटर है वो किस पे लगा हुआ होता है, तो चक पे या स्पिंडल या आर्बर या टेल स्टॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, आर्बर पे लगा हुआ होता है। तो हम इसको देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं एक मिलिंग कटर है, और इसके पीछे वाला जो भाग है वो है आपका आर्बर। तो मिलिंग कटर होता है वो आर्बर पे लगा होता है, उसके बाद हम इससे कटिंग करते हैं मिलिंग मशीन पर। तो चलिए यहाँ पे क्लियर हुआ। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, द फिट ऑन ए होल्ड शिफ्ट सिस्टम इज स्पेसिफाइड एज G7 G6, द टाइप ऑफ फिट इज। तो आपको बताना है कैपिटल G7 स्मॉल G6 है वो किस टाइप की फिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लियरेंस फिट, सी आंसर हो जाएगा। देखिए इसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको अंडरस्टैंडिंग किया था, समझाया था, तो वहाँ से आप समझ लेना, और मैं स्पेशल वीडियो आपको बना दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो हाल फिलहाल के लिए आप इतना तैयार कर लीजिए कि इसका आंसर हो जाएगा क्लियरेंस फिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक कंपोजाइट शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्ड पोर्शन हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 इज हेल्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट एट द एंड्स, इट्स इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपको बताना है कि कोई भी एक शाफ्ट है वो आपकी जुड़ी हुई है स्टेप्ड कंडीशन में, तो आपको वहाँ पे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आपको बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर K1 + K2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, लामीज थ्योरम इज एसोसिएटेड विद। लामीज थ्योरम आपको बतानी है कि किससे एसोसिएटेड होती है। तो इसका आंसर होगा आपका थिक सिलेंडर सेल, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द मैक नंबर ऑफ द सुपरसोनिक फ्लो इज बिटवीन। तो आपको बताना है कि मैक नंबर होता है वो सुपरसोनिक के लिए क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा 1.2 से लेके 5 तक। तो ये मैं आपको बता दूँ 1 से लेके 6 तक होता है, लेकिन 5 तक ऑप्शन सही है ये। तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए मैक नंबर को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैक नंबर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट देख लेते हैं। मैक नंबर आपका होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स होता है। और यहाँ पे देखिए गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है मैक नंबर पे। तो यहाँ पे अगर मैक नंबर का मान 0.3 से कम है तो यहाँ पे गैस इनकम्प्रेसिबल होगी, और मैक नंबर का मान अगर 0.3 से अगर ज़्यादा है तो गैस आर कंप्रेसिबल होगी, दबाया जा सकता है उसको। तो यहाँ पे कुछ देखिए, मैक नंबर का मान अगर 1 से कम है तो सबसोनिक फ्लो होगा। मैक नंबर का मान अगर 1 के बराबर है तो सोनिक फ्लो। मैक नंबर का मान 1 से 6 तक है तो सुपरसोनिक फ्लो कहेंगे। और मैक नंबर का मान अगर 6 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक फ्लो कहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पॉइजन रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नियरली जीरो। तो आपको बताना है पॉइजन रेशियो का मान होता है वो जीरो
किसके नियरली ज़ीरो होता है आपको बताना है। रबर, एल्यूमिनियम, कॉर्क और स्टील। देखिए रबर, एल्यूमिनियम, स्टील के तो सबके मान होते हैं कुछ ज़्यादा, और कॉर्क का 0 के अबाउट होता है, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द साइकिल जनरली यूज फॉर गैस टर्बाइन इज। तो आपको साइकिल बताना है गैस टर्बाइन में कौन सी साइकिल यूज़ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटन साइकिल। तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए आपको एक न्यूमेरिकल बाकी रहा था, जो 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 था, उसको हम लास्ट में बताया था, अब उसको करेंगे हम। तो चलिए वहाँ पे देखना है, लेकिन वीडियो को लाइक भी करना। जो लोग नए हैं, डिप्लोमा डिप्लोमा वाले लोग हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। नंबर 26 देखिए, जो न्यूमेरिकल था मैंने आपको बताया था लास्ट में करेंगे। तो देखिए, एक कॉलम हैज़ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन of 10 into 20 mm and a length of 1 mm, sorry 1 meter है। The slenderness ratio of the column is close to। आपको बताना है, देखिए कोई भी रेक्टेंगुलर है, उसकी डायमेंशन दे रखी है आपको 10 into 20 एंड लेंथ दे रखा है आपका, इफेक्टिव लेंथ है वो आपकी 1 मीटर है। तो आपको बताना है स्लेंडरनेस रेशियो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को देखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसरो में पूछा जाता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, और बार बार पूछा जाता है, तो इसको हम करेंगे एक पेपर पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दे रखा है आपको, उसकी देखो ब्रेड्थ दे रखी है, और आपको आपकी इसकी डायमीटर दे रखा है 20 mm। ओके, लीस्ट रेडियस ऑफ, मतलब इफेक्टिव लेंथ है ये 1 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में आपको। तो इसको हम अगर mm में चेंज करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। आपको सिलेंडरनेस रेशियो पूछा है, ठीक है। तो देखिए सिलेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। यहाँ पे लिख दिया है मैंने इफेक्टिव लेंथ और के लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई बराबर ए के स्क्वायर या आई बराबर एम के स्क्वायर पढ़ा होगा। तो देखिए आई बराबर ए के स्क्वायर होता है, तो यहाँ से के होता है वही है आपका लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर्मूले से। तो देखिए के जब निकालेंगे यहाँ से लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, तो अंडर रूट में आई अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। यहाँ से के का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में आई अपॉन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले करना क्या, अब के निकालने के लिए हमें आई भी निकालना पड़ेगा और ए भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ए सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद आई निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ए निकालेंगे हम सबसे पहले, तो आपका देखिए ए एरिया है आपका, ठीक है। एरिया आपका क्या हो जाएगा, देखिए एरिया आपका देखिए 10 into 20 हो जाएगा, 10 into 20, तो आपका हो गया ये 200 mm स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमने निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, आई निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्स के अबाउट, ठीक है। ये आपका एक्स एक्स है और ये आपका वाई वाई है, ठीक है। तो एक्स एक्स के अबाउट सबसे पहले निकालेंगे, तो आई एक्स एक्स निकालेंगे तो क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था। देखिए बी डी क्यू अपॉन 12 होता है, आप सब जानते हैं, समझदार हैं, ठीक है। तो देखिए बी आपका क्या है 10 और डी आपका क्या है 20, तो 20 का क्यू होगा तो 20 इंटू 20 मैंने ऐसे लिख लिया, ओके। तो 12 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए मैंने इसको 12 से मैंने इसको 20 को काटा, ठीक है। 12 एकन 12 और आपका कितना बचा 8 बचेगा, तो 0 करेंगे 80 हो जाएगा। तो 12 छिंगे 72 होता है, ठीक है। तो 12 छिंगे 72 हो गया, तो यहाँ पे 1.6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 10 into 20 इंटू 1.6 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 6640। तो आपका आई एक्स एक्स इतना निकल आया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आई एक्स एक्स निकल आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें आई बाई बाई निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको आई बाई बाई निकालना है, तो देखिए आपका आई बाई बाई क्या होता है, यहाँ पे देखिए बी डी क्यू अपॉन 12 था, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बी क्यू अपॉन 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए आपको वैल्यू रखनी है, डी कितना है अपना, डी है आपका 20 इंटू आपका बी कितना है 10, तो 10 का क्यू करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, और आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं।
देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर 2 से डिवाइड कर लो या 4 से कर लो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम 3 को इससे कर दे रहे हैं तो 3.33 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू आएगा 5 × 10 × 10 × 3.3। ओके, पॉइंट अगर नीचे हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसको पॉइंट हटा लो, 10 से 10 इसको हट दो, आपका बचेगा वैल्यू 5 × 10 × 33। तो आपका हो जाएगा 1650। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे ये आई आपका बाई हो जाएगा। तो हमें देखिए क्या करना पड़ता है, स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं वो लीस्ट लेते हैं, मतलब कम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको आई एक्स दे रखा है 664, मतलब 6640, और आपको बाई दे रखा है 1650। तो कौन सा आपका कम है, 1650 है ना। आई बाई, ठीक है, आई बाई कम है और आई एक्स ज़्यादा है। तो हमें लेना कौन सा है, लीस्ट वैल्यू हमको लेनी है, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू नहीं लेंगे तो अब हमें क्या करना है, आई बराबर ए की स्क्वायर निकालेंगे। तो आई बराबर ए की स्क्वायर से निकालते तो के बराबर निकालेंगे ना हम सबसे पहले। तो के बराबर हम अंडर रूट में आई/ए करेंगे, इतना हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे कर ले रहे हैं हम, आई का वैल्यू कितना है, हमें लिस्ट लेना है आई। तो लिस्ट कौन सा है भाई, 1650। तो अंडर रूट में 1650, एरिया कितना है, अब एरिया का वैल्यू रखना। तो एरिया हमने कितना निकाला था, 200, ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 इसको कैंसिल आउट कर दो, और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8.2। ओके, इसको हम अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2.88, ठीक है। तो के आपका इतना आ गया। अब हमें स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है। स्लेंडरनेस रेशियो आपको क्या बताया था, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो एल कितना है आपका, इफेक्टिव लेंथ आपकी दे रखी है भाई 1000, ठीक है। तो 1000 दे रखी है, अपॉन के कितना है आपका 2.88। जब यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे तो 2 0 ऊपर हो जाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, 1000 और 100 ऐसे लिख लिया ऊपर को, और 288 इसको लिया। जब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3.47, ठीक है, 3.47 हो जाएगा। आप करके देखना। तो इंटू 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 347, ठीक है। ये आपका होगा स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ आपको, स्लेंडर रेशियो 347। तो आपका आंसर देखिए 346 दे रखा है आपका आंसर में, लेकिन इसमें एक वैल्यू आपकी ज़्यादा आ गई है। तो कोई कैलकुलेशन में कोई पॉइंट की वैल्यू कहीं ज़्यादा लिख गई है थोड़ी सी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपके इसरो के मतलब मैक्सिमम सेट में ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको इस तरीके से करना है। अब आप देख लीजिएगा, मतलब आपके पास कितना टाइम है, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तरीका यही है। अब कैलकुलेशन आपकी कैसी है, वो फास्ट है, वो जिस तरीके से आप करना चाहें, मतलब लेकिन यही तरीका है आपको करने का। तो देखिए वीडियो को लाइक करना है आपको, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी लोग नए हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।